हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का द्वितीय पत्र वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आज का आपका अध्याय है वस्त्रों की परिसज्जा, यानी वस्त्रों को सजाना, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। अब तक की वीडियो में हमने जो मानव निर्मित रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में बार प्लीटिंग और वेब प्लीटिंग यानी ताना बाना बुनाई के बारे में भी आपको अध्ययन करा चुके हैं। इन सब के बाद अब हम वस्त्रों की परिसज्जा यानी सजावट के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह के वस्त्र पर किस तरह की परिसज्जा की जाती है, उसकी सुंदरता को किस तरह बढ़ाया जाता है। तो कताई और बुनाई के पश्चात वस्त्र लगभग हमारा तैयार हो जाता है। जब वस्त्र की कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, तो वस्त्र हमारा बनकर तैयार हो जाता है तथा करघे पर उसे उतार लेने के बाद वस्त्र किसी काबिल नहीं होता है। जब वस्त्र को करघे से या तगली से उतारा जाता है तो वह हमारे यूजफुल नहीं होता, यानी हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं इन पर दाग धब्बे लगे होते हैं, उनको कहते हैं ग्रे गुड्स। क्या कहते हैं? ग्रे गुड्स। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि अच्छी वस्त्र, लेकिन यहाँ पर परिसज्जा में ग्रे गुड्स उसे कहा जाता है जो वस्त्र मैले होते हैं, इन पर दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, उन वस्त्रों को ग्रे गुड्स कहा जाता है। वस्त्रों की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है, सतह पर गांठें होती हैं, रोए होते हैं, छोटे छोटे फुज्जियाँ रूह में उठे हुए होते हैं। तो इस तरह के वस्त्र को ग्रे गुड्स वस्त्र कहा जाता है। तो परिसज्जा होती क्या है? डेफिनेशन ऑफ फिनिशिंग। परिसज्जा को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? करघे पर उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों द्वारा कई प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं तथा वस्त्र का जो बाह्य रूप है वो परिवर्तित होने लगता है, जिसके गुण में वृद्धि हो जाती है। इस प्रश्न में चिकना, कोमल, मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है तथा वो वस्त्र पहनने योग्य होता है। उसकी इस तरह से सजावट की जाती है, इस तरह से परिसज्जा की जाती है कि उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, यानी उसकी कोमल तथा मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वही आपकी परिसज्जा कहलाती है। यानी वह वस्त्र जो पहनने में सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देता है वो वस्त्र की परिसज्जा यानी फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक कहलाती है। तो कॉलियर ने परिसज्जा के बारे में बताया है कि इस विधि में विविधता एवं वस्त्रों में एक नई नवीनता एवं लोचशीलता का विकास किया जाता है। परिसज्जा के माध्यम से वस्त्र में एक नवीनता का गुण, लोचशीलता का गुण विकसित होने लगता है। प्राचीन काल में तैयार वस्त्रों में भांस रूप को सुधारने के लिए, उसमें निखार करने के लिए आपने देखा होगा कुछ साधारण कपड़ा होता है तो उस पर लेस लगाकर या कुछ सजावटी किनारे लगाकर वस्त्रों को परिसज्जित किया जाता है, यानी वस्त्रों को सजाया जाता है, तो वही आपकी परिसज्जा कहलाती है। इस परिसज्जा के माध्यम से वस्त्रों को सजावटी के साथ साथ इन्हें मनमोहक एवं लुभावने भी दिखाई देते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए, परिसज्जा करने के लिए प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। वस्त्रों को सुंदर एवं विविध रंगों से रंगा जाता है। आपने सुना होगा कल्प, किसी में चावल का कल्प होता है, वस्त्र देखने में स्टील एवं काफ़ी आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। तो वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए इसमें माड़ लगाया जाता है, चाहे चावल का माड़ होता है, स्टार्च लगाया जाता है, चाइना मिट्टी लगाई जाती है, आदि का प्रयोग किया जाता है वस्त्रों को परिसज्जित करने के लिए। तो इन विधियों का भी हम प्राकृतिक रूप से माड़ है, स्टार्च है, चिकनी मिट्टी है, चाइना मिट्टी है, इनसे भी वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। लेकिन आज के इस दौर में, आधुनिकता के दौर में संश्लेषित विधि द्वारा वस्त्रों को परिसज्जित किया जाता है। आधुनिक समय में परिसज्जा का कार्य कम समय एवं शक्ति में किया जाता है, यानी समय भी कम लगता है और वस्त्र काफ़ी टिकाऊ एवं अच्छे भी दिखाई देने लगते हैं आज के इस समय में। तो वस्त्र में कई प्रकार की क्रांति आई है, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ है। मशीनों के द्वारा वस्त्रों को परिसज्जा करके चिकना, कोमल, सुंदर एवं आकर्षक
मनोहरी बनाया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में वस्त्र लेने के लिए आते हैं तो वस्त्रों की कीमत कभी कभी हजारों में लाखों में भी पहुंच जाती है। तो वो उसकी परिसज्जा पर ही निर्भर करती है कि उस पर जो परिसज्जा है किस तरह से की जाती है। जैसे कि कपड़ा होता है, कपड़ा रेशमी होता है या अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है तो उस पर कभी कभी चांदी के तार का परिसज्जा किया, चांदी के तार का वर्क किया जाता है, उसमें सजावट की जाती है। तो उसकी जो कीमत है उसी परिसज्जा जो सामान उसमें लगाया जाता है उसे परिसज्जित किया जाता है, नई तरह से डिजाइन किया जाता है, उसी पर उसका रेट आधारित होता है। तो महंगे वस्त्र होते हैं वो परिसज्जा पर ही आधारित होते हैं, यानी जिस तरह की उन्हें परिसज्जा की जाती है उसी आधार पर उनका जो मूल्य है निर्धारित किया जाता है। इस तरह से वस्त्रों को परिसज्जा कर लोग अपने पहनने में अच्छा महसूस करते हैं। तो परिसज्जा द्वारा रेशों में मौलिक गुण में भी परिवर्तन होने लगता है। इससे यह पता लगाना कठिन होता है कि जो वर्क है, वर्क के कारण जो डिजाइन है परिसज्जा है उसके कारण जो वस्त्र कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। उस परिसज्जा से वस्त्र काफी हैवी तथा सुंदर दिखाई देने लगता है। कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के तैयार वस्त्रों पर की जाती है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो नॉर्मल साधारण कपड़े होते हैं तो उन्हें आधारभूत परिसज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधारभूत परिसज्जा। जैसे वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री करना, सफेदी करना, जो रोए होते हैं, गांठें होती हैं उनको हटाना, ये आपके आधारभूत परिसज्जा में आता है। यानी जो साधारण कपड़े होते हैं वो आपके आधारभूत परिसज्जा के अंतर्गत आते हैं। कुछ परिसज्जा वस्त्रों को कोमल, चमकदार, चिकना, सुंदर, आकर्षक बनाती हैं तो उन्हें सजावटी परिसज्जा कहा जाता है, यानी डेकोरेट फिनिशिंग। वस्त्रों को अच्छे से सजाकर उन्हें कोमल बनाकर इस तरह से वस्त्रों को डेकोरेट किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है तो उन्हें सजावटी परिसज्जा कहा जाता है। तो परिसज्जा कितनी प्रकार की होती है? तो परिसज्जा के प्रकार है, पहली आपकी सजावटी परिसज्जा यानी डेकोरेट फिनिशिंग, जीवाणुरोधक यानी जो बैक्टीरिया को मारकर वस्त्रों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखते हैं, विषाणुरोधी यानी उनका वायरस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अग्नि एवं जल अवरोधक, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं उनमें पानी तथा आग का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, जिन पर सूती वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है। फ्रीज अवरोधी के माध्यम से वस्त्रों को लंबे समय तक सुंदर एवं सादगी बनाए रखने के लिए फ्रीज अवरोधी परिसज्जा की जाती है। इस तरह से परिसज्जा के प्रकार में तो सजावटी परिसज्जा होती है वस्त्र को आकर्षक, मनोहरी एवं लोचशीलता बनाने के लिए वस्त्र को सजाया जाता है, जितना सुंदर बनाया जाता है उसे सजावटी परिसज्जा कहा जाता है। इसका उद्देश्य वस्त्र को अलंकृत करना, आकर्षक बनाना। सजावट किसी भी, चाहे धागे की कढ़ाई से हो सकती है, चाहे किसी धातु जैसे चांदी का वर्क होता है, धातु की कढ़ाई के द्वारा भी, कभी कभी ग्लास जो कांच होती हैं छोटे छोटे मीना के द्वारा वस्त्र को सजाया जाता है। विषाणु, अब आता है आपका जीवाणुरोधक परिसज्जा यानी एंटीबैक्टीरियल। जीवाणुरोधक परिसज्जा वो होती है जिस पर जीवाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणुरोधी एंटीवायरल फिनिशिंग होती है जिस पर विषाणु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो वायरस होते हैं, जर्म्स होते हैं, इन पर वस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंबे समय तक वस्त्र सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। कुछ सिकुड़न अवरोधी वस्त्र होते हैं, कुछ स्थायी स्त्री वाले वस्त्र भी होते हैं, जो प्रकाश से सुरक्षा वाले वस्त्र भी होते हैं। इन परिसज्जा के द्वारा वस्त्र को उपयोग एवं कार्य क्षमता युक्त बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं वस्त्रों की परिसज्जा उसके गुण के साथ साथ उनकी बनावट पर भी आधारित होती है। अब आता है परिसज्जा के उद्देश्य। ये तो प्रकार हो गए, उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से लेकर हम वस्त्रों को परिसज्जित करते हैं, उनको फिनिशिंग के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें उद्देश्य में पहला उद्देश्य है आपका वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना। वस्त्र के स्वरूप को सुधारना यानी भारी स्वरूप है उसको सुधारने के लिए वस्त्रों को परिसज्जित किया जाता है। अगर मशीन के द्वारा जब वस्त्र में दाग धब्बे लग जाते हैं तो दाग धब्बे लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रे बुर्श। इस ग्रे बुर्श को उठाने के लिए
भारी स्वरूप को सुधारने के लिए वस्त्रों को सजाया जाता है, जिससे वस्त्रों में दाग धब्बे छुड़ाने के लिए उन्हें ब्लीच किया जाता है, उनकी ब्लीचिंग की जाती है ताकि सतह को चिकना कोमल बनाया जाता है। वस्त्र की सतह पर इन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को नेपिंग कहा जाता है। यानी दाग धब्बे छुड़ा जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेपिंग। इस नेपिंग प्रक्रिया द्वारा वस्त्र को भारी स्वरूप को चिकना, सुंदर एवं रोम रहित बनाया जाता है। अब आता आपका वस्त्र में भिन्नता लाना, यानी जो वस्त्र होते हैं उनकी भिन्नता लाने के लिए कभी कभी जो बुनकर होते हैं एक मशीन के द्वारा एक साइज का वस्त्र, एक रंग का वस्त्र निकलता है, तो उस वस्त्र में भिन्नता लाने के लिए, उसको सजाने के लिए परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है तथा उसमें सजावटी परिसज्जा के द्वारा नक्काशी की जाती है, उसमें उभरे हुए डिजाइन बनाए जाते हैं, जिससे वस्त्र को भिन्नता लाकर उसमें कई प्रकार के छापे नमूनों के द्वारा वस्त्र को आकर्षक बनाया जाता है। अब है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य क्या है? परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्र की उपयोगिता को भी बढ़ा सकते हैं, यानी इसे किसी भी शादी, फंक्शन, पार्टी में इनका भी पहनकर इनकी उपयोगिता को हम बढ़ा सकते हैं। वस्त्र को मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल, चिकना बनाने के लिए विविध प्रकार की कार्यसज्जा की जाती है तथा उन्हें उपयोग में लिया जाता है। वस्त्रों की क्रय विक्रय किसी प्रयोजन के लिए लिया जाता है। बच्चों का ड्रेस है, पोशाक परिधान है, कुशन कवर है, तकिया कवर है, टेबल क्लॉथ है, अपहोल्स्ट्री है, पर्दे के वस्त्र हैं। वस्त्रों के ऐसे गुण हैं जिन्हें किसी प्रयोजन, किसी कार्यक्रम में हम पहन सकते हैं। अब आता है वस्त्र की कार्य क्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि करना, यानी वस्त्र की कार्य क्षमता और गुणात्मक, इसमें किसके गुण हैं उसकी क्वालिटी को देखकर वस्त्रों को परिसज्जित किया जाता है। वस्त्र को प्रयोजन के आधार पर परिसज्जा द्वारा कार्य क्षमता एवं उसकी गुणात्मकता में वृद्धि की जाती है। जैसे फायरमैन का जो वस्त्र होते हैं, जो अग्निशमन में लगे होते हैं, जो इनके वस्त्र अग्नि अवरोध वाले वस्त्र बनाए जाते हैं तथा जल से बचाव के लिए वाटर प्रूफ वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी ड्रेस भांति भांति की होती है, जो जीवाणु, सूर्य के प्रकाश आदि के बचाव के लिए वस्त्र को गुणात्मकता एवं कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब है वस्त्र की अनुकरण बनाने के लिए, यानी जो वस्त्र होते हैं उनको अनुकरण बनाने के लिए परिसज्जा के द्वारा कुछ वस्त्रों को उनकी भाष रूप द्वारा मौलिक रंग रूप गुणों को बदलकर उसमें भ्रम पैदा करके वस्त्रों का अनुकरण बनाने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि रेशमी वस्त्र होते हैं, क्या होते हैं हमारे जो सिल्क के बने हुए वस्त्र होते हैं उनको मर्सिसाइड करके मर्सिसाइड करके सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र की तरह दिखाई देते हैं। जो सूती वस्त्र में अच्छी मशीनों के द्वारा परिष्कृत करके वो रेशम की तरह दिखाई देते हैं। कैसे वस्त्र? सूती वस्त्र, यानी उनको अनुकरण, यानी रेशम को वस्त्र है जो सूती वस्त्र की तरह दिखाई देता है। जो अगर आपका घटिया वस्त्र को आकर्षक बनाना, जो हल्की क्वालिटी होते हैं, इनका कपड़ा भी देखने में अच्छा नहीं होता है, उनकी जो बुनाई है, ताना बाना बुनाई है, ठीक तरह से भी नहीं होती है, उसको परिसज्जित करके घटिया कपड़े को भी आकर्षक बनाया जाता है। जो वस्त्र ढीले बुने हुए होते हैं उनकी सतह उभरी हुई होती है, उन्हें छापों, नमूनों, डिजाइनों के द्वारा उन्हें सुंदर बनाया जाता है। इस परिसज्जा के द्वारा जो घटिया से घटिया वस्त्र भी होते हैं वो बाजार में एक अच्छी मूल्य पर बिकने लगते हैं। अब वस्त्रों को कड़ा करना, वस्त्र में वजन बढ़ाना। आपने देखा होगा जब वस्त्रों को परिसज्जित किया जाता है, आप साधारण कपड़े को देखिए उसमें कितना वजन होता है, ना के बराबर, लेकिन जब वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है, उसे परिसज्जित किया जाता है, उसमें नमूना छापे तैयार किए जाते हैं, उसमें नक्काशी की जाती है किसी धातु के द्वारा, तो उस वस्त्र में काफ़ी वजन हो जाता है तथा वस्त्र बिल्कुल स्ट्रेट स्थिति में होने लगता है। तो वस्त्रों को कड़ापन करने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद, अरारोट का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्र का वजन भी बढ़ जाता है तथा वस्त्र कड़े यानी उसका वेट है वो भी बढ़ने लगता है। अब आता है आपका वस्त्र की परिसज्जा।
जो वस्त्र की परिसज्जा है किस तरह से की जाती है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यांत्रिक परिसज्जा मैकेनिकल फिनिशिंग, और दूसरी नेक्स्ट है आपकी रासायनिक परिसज्जा यानी केमिकल फिनिशिंग। जो यांत्रिक परिसज्जा होती है, यांत्रिक परिसज्जा मशीनों के द्वारा की जाती है। किससे की जाती है? मशीनों के द्वारा। जैसे वस्त्र की कुटाई करना, बीटिंग, क्या करना? कुटाई करना। जो ग्रे गुड्स वस्त्र होते हैं, करघे से उतारे गए वस्त्र जिनमें दाग धब्बे लगे होते हैं, ग्रे गुड्स वस्त्र होते हैं, उनको कुटाई के द्वारा जो इनकी सतह कड़ी रुखी होती है, खुरदरी होती है, उनको कुटाई विधि के द्वारा वस्त्र को चिकना कोमल बनाया जाता है। सतह को झुलसाकर चिकना करना यानी सिजिंग, सिजिंग प्रक्रिया के द्वारा भी यांत्रिक विधि द्वारा तैयार की जाती है, उसको कहते हैं सिजिंग। यानी सतह को सुलझाकर, यानी जो वस्त्र होते हैं उनकी ऊपरी सतह जो गांठें होती हैं, रुए होते हैं, उनको हल्की हल्की जो आग होती है उसके द्वारा उन्हें उसको सतह को जला करके, ऊपरी सतह को जो गांठें होती हैं उनको जला करके सतह को चिकना किया जाता है, उसको सिजिंग कहा जाता है। रोए को काटना एवं झाड़ना, जो रोए होते हैं छोटे छोटे रुए होते हैं उनको काट कर झाड़ दिया जाता है, वो भी आपकी यांत्रिक विधि के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। कड़ा करना है, भरना, वस्त्रों को कड़ा करने के लिए स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तथा वस्त्र को चमकाने के लिए तेल, पैराफिन, मोम का भी प्रयोग किया जाता है। और आप कहोगे कि तेल, पैराफिन, मोम तो छूटने लगता है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से परिसज्जित करके उसकी सतह पर चिकना बनाया जाता है, जिससे वस्त्र चिकना एवं काफ़ी टिकाऊ दिखने लगता है। वस्त्र को कड़ापन करने के लिए उसकी साइजिंग की जाती है। साइजिंग करने के बाद टेंटरिंग, टेंटरिंग के द्वारा वस्त्र को सभी स्थान पर समान चौड़ाई का बनाया जाता है। टेंटरिंग क्या होता है? जो वस्त्र होता है जिसकी जो चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई होती है उसको समान बनाया जाता है, वो आपकी टेंटरिंग विधि के द्वारा संपन्न होता है। जिस तरह से जो सीजिंग होती है उसमें सतह को झुलसाया जाता है, लेकिन टेंटरिंग विधि में वस्त्र की लंबाई चौड़ाई को बिल्कुल समान मात्रा में, समान अनुपात में रखा जाता है। जो रोए होते हैं, रो उठाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेपिंग कहा जाता है। चिकनापन लाने के लिए जब वस्त्र में चिकनापन लाया जाता है, उसकी सतह को चिकना बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लेंडरिंग। क्या कहते हैं? क्लेंडरिंग। इनके वस्त्र परिधान की भाषा में इनके अलग से नाम होते हैं। तो चिकनापन लाने के लिए उसको क्या किया जाता है? क्लेंडरिंग किया जाता है। यानी जिस तरह से एक स्त्री के द्वारा वस्त्र को जो सलवट चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार उनको वस्त्रों को सुकड़न होती है उनको उठाने के लिए क्लेंडरिंग की जाती है। अब मोइरिंग, संपूर्ण सतह को पानी की लहर के समान नमूना बनाने के लिए, तो कुछ डिजाइन आपने देखी होगी वस्त्रों पर इस तरह की लहरें होती है पानी के समान, इन्हें क्या कहते हैं? मोइरिंग। नक्काशी करना, वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए नक्काशी की जाती है। ये सब यांत्रिक विधियों के द्वारा ही संपन्न होती है। चपटा की जो नक्काशी होती है उसमें चपटे नमूने होते हैं, उसमें उभरे हुए नमूने होते हैं आपके, इसमें सीलिंग भी की जाती है, इसको सेफेराइजिंग भी किया जाता है। यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत जो चुन्नट डालना, किसी किसी कपड़े में चुन्नट डाली जाती है, चुन्नट डालने को क्रीपिंग भी कहा जाता है। जो आपकी क्रेजिंग को क्रीपिंग, इनके द्वारा वस्त्र को यांत्रिक विधि के द्वारा ही इन वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। रासायनिक विधि के द्वारा, ये तो आपकी यांत्रिक विधि के द्वारा वस्त्रों को परिसज्जित किया। रासायनिक विधि के द्वारा किस तरह से परिसज्जित करेंगे? इसमें मॉइस्चराइजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्त्रों को रासायनिक विधि से सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार बनाने के लिए वस्त्रों को क्या किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग। क्या किया जाता है? वस्त्रों की मॉइस्चराइजिंग। इसके द्वारा वस्त्रों को चिकना, कोमल, सुंदर बनाया जाता है। जो मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी मार्शल ने किया था। अपने नाम पर ही वस्त्रों की मॉइस्चराइजिंग विधि का नाम रख दिया। अब आपकी सिलवट रोधी परिसज्जा, जो रासायनिक परिसज्जा में होती है आपकी सिलवट रोधी, यानी जो सुकड़न होती है उनकी सुकड़न को हटा दिया जाता है। इसमें कई प्रकार के जो केमिकल है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेजिन है, विनाइल है, मिलेमाइन है। इन रासायनिक तत्वों के द्वारा
वस्त्र को सिलवट रोधी बनाया जाता है। यानी आजकल के वस्त्र आपने देखा होगा, उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ना उन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता होती है। जल अभेद परिशुद्धता, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं इनमें जो जल है वस्त्र के अंदर प्रवेश ही नहीं करता है। अग्निरोधी, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अग्निशमन में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनके वस्त्र इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। विरंजन होता है आपका, जो वस्त्र होते हैं उनको बुराई करके तेल ग्रीस के द्वारा उनके दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। वस्त्रों को दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए वस्त्रों का विरंजन किया जाता है। ऑक्सीकरण विरंजक पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक विरंजन पदार्थ होते हैं। ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा उस वस्त्र पर डालकर नमी है, सूर्य का प्रकाश है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, इस प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो दाग धब्बे हैं उन्हें विरंजक किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्रोमेट है, जो नमक होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, उससे भी वस्त्रों पर विरंजक की प्रक्रिया की जाती है। जो दाग धब्बे होते हैं कभी कभी नमक के द्वारा भी साफ हो जाते हैं। अब कारक विरंजक पदार्थ ऐसे स्टेनलेस क्लोराइड है, जिंक चूर्ण है, फेरस सल्फेट है, सोडियम हाइपोसल्फाइड है, ग्लूकोज है, सोडियम बाइसल्फाइड है, इसके द्वारा भी वस्त्रों को विरंजक किया जाता है। जो वस्त्र होते हैं तेल या ग्रीस का दाग लग जाता है तो इन विधियों के द्वारा वस्त्रों को साफ किया जाता है।